दुनिया में अगर सबसे क्रूर तानाशाह का नाम लिया जाता है तो उसमें माओ जेडोंग का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इसने कई लाख लोगों का कत्ल किया था, या यूं कहें कि इसके बनाए हुए नियमों के कारण कई लाख लोग मारे गए थे। इतिहास बताता है कि माओ चीनी लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, और उन लोगों पर खासकर जो सरकार विरोधी थे। इतिहासकार फ्रैंक डिकॉटर ने माओ पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। उनका कहना है कि माओ ने करीब 45 मिलियन लोगों को या तो भूखा मार डाला था या उन्हें पीट पीट कर मार दिया था। माओ बहुत ज्यादा क्रूर शासक था और वो अपराधियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। फ्रैंक ने बताया कि जो भूखे बच्चे भूख के मारे आलू चुराते थे, माओ जेडोंग उनके हाथ बांधकर नदियों में फिकवा दिया करता था। माओ सजा देने के मामले में बहुत आगे था। वो सजा के तौर पे लोगों को सर्दियों में बिना कपड़े के काम करवाता था और कई लोगों को तो वो आग में फेंक दिया करता था। फ्रैंक डिकॉटर ने अपनी रिसर्च में यह भी पाया कि माओ जेडोंग कई बार माता पिता को अपने जिंदा बच्चे को दफनाने के लिए मजबूर भी कर देता था। इसी तरह उस समय एक शहर में 2.5 लाख लोग रहते थे जो ज्यादातर बूढ़े हो चुके थे। माओ ने उन्हें भूखा मार दिया, ये कहकर कि इनकी वजह से बहुत सारी जमीन बर्बाद हो रही थी। माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 में हुनान प्रांत में हुआ था। माओ के पिता किसान थे। माओ ने उस वक्त थोड़ी बहुत स्कूलिंग की थी। जब माओ की उम्र 13 साल की हुई तब वो स्कूल में भी पढ़ते थे और खेतों में काम भी किया करते थे। माओ को कविताएं लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनका स्कूल में व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अक्सर माओ की लड़ाई अपने पिता के साथ होती रहती थी। 14 साल की उम्र में माओ के पिता ने माओ के लिए लड़की ढूंढी और उसकी शादी करा दी गई, पर माओ का कहना था कि उसने कभी भी उसे पत्नी नहीं माना और ना ही उसके साथ रहा, और ठीक 1 साल बाद माओ की पत्नी चल बसी। इसके बाद माओ के पिता चाहते थे कि माओ चावल की दुकान में काम करे, लेकिन माओ ने अपने लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो चाहता था कि वो किसी अच्छे स्कूल में जाए ताकि वो विदेशी भाषा, विज्ञान और इतिहास का अध्ययन कर सके। 17 साल की उम्र में माओ ने घर छोड़ दिया और पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने क्रांतिकारी सेना और नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग को ज्वाइन कर लिया, जिसका उद्देश्य था राजतंत्र को देश से बाहर फेंकना। और यह हुआ 1912 को, जब रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। यह माओ के लिए बहुत अच्छा वक्त था, क्योंकि उस समय उसने राजनीति में अपने झंडे गाड़ दिए थे। 1918 में वे क्वालिफाइड शिक्षक बन चुके थे और वो नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उन्होंने बीजिंग विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की जॉब को छोड़कर रूस पर अपना फोकस किया। 1917 में सोवियत यूनियन की स्थापना हुई और उसके कुछ साल बाद ही माओ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पहले मेंबर बन गए। उस वक्त एक रूलिंग पार्टी थी जिसे चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता था। माओ ने उस वक्त अपनी खुद की आर्मी बनाई जिसका नाम था द रेड आर्मी, जो नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ थी, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी ने कई कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों को या तो मार दिया था या जेल में डलवा दिया था। 1934 में माओ ने सोवियत रिपब्लिक ऑफ चीन का फॉर्मेशन किया और उस समय उसके अंदर देश के 10 प्रोविंसेस उसके कंट्रोल में थे। उस समय की सरकार ने माओ की रिपब्लिक ऑफ चाइना की पार्टी को तोड़ने की बहुत कोशिशें की और इसके लिए माओ ने एक लंबी पद यात्रा की जिसका नाम था द लॉन्ग मार्च। कहा जाता है कि इस पद यात्रा में 1 लाख लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 3 लाख लोग रास्ते में ही मारे गए थे। 8000 मील की इस यात्रा से माओ लोगों के लिए भगवान बन गए थे। 1937 में जापानीज इंपीरियल आर्मी ने चाइना पर हमला किया, लेकिन उस समय वहां की सरकार जापानीज से लड़ने में समर्थ नहीं थी। लेकिन माओ की रेड आर्मी बहुत मजबूत थी, जिसकी वजह से जापानीज हार गए और इससे माओ की पोजीशन और भी मजबूत होती गई। माओ को आखिर चीन चाहिए था, जो आखिर में उसे मिल गया। माओ अब चीन के लीडर बन चुके थे और अब जो भी उसके रास्ते में आता उसका मरना तय था। लेकिन उस समय उसने अच्छे काम भी किए थे। युद्ध में छीनी हुई जमीनों को वो लोगों को वापस करने लगे। उन्होंने चाइनीज लोगों को एडुकेट करने के लिए बहुत काम किए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया और साथ में महिलाओं के अधिकारों को भी बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि उस समय माओ की पॉलिसीज की वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी। माओ ने अपने लोगों को यह भी छूट दी थी कि वो अपनी आवाज उठाएं तो किस तरह का देश चाहते हैं या उनके हिसाब से देश को कैसे चलाना चाहिए। लेकिन जो लोग उस समय माओ के लीडरशिप के खिलाफ थे उन्हें जेल में डाल दिया गया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1958 में माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इसमें किसानों को फोर्स किया गया कि वो एक साथ खेतों में काम करें ताकि देश का विकास हो सके। साथ ही उद्योगों का भी निर्माण किया जाने लगा और जो लोग किसानी करते थे उन्हें
आयरन और स्टील फैक्ट्री में काम करने के लिए लगा दिया गया। लेकिन उसी समय चाइना ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, जिससे उनकी खेत से फैक्ट्री तक किसानों को पहुंचाने की योजना फेल हो गई, जिसकी वजह से अनाज का उत्पादन नहीं हो सका और एक समय ऐसा आया कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और लोग भूखों मरने के कगार पर आ गए और मरने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त का समय बड़ा दर्दनाक था, क्योंकि इसकी वजह से कई गांव खत्म हो गए और लोग मारे गए थे। एक चाइनीज व्यक्ति था जिसका नाम था यांग जिशैंग, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा था और इस घटना को उन्होंने अपनी किताब टूम्बस्टोन में लिखा भी है। इस किताब में उन्होंने बताया कि वो वक्त बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, लोग भूख के मारे मर रहे थे, यहाँ तक कि इस किताब के लेखक के पिता भी भूख के मारे मारे जा चुके थे। हालात इतने खराब थे कि एक बार एक लड़के ने अपने ही भाई को मार दिया और उसे खा गया। कई बार तो लोग अपने मरे हुए परिजनों को दफनाते भी नहीं थे, वे उन्हें खा जाते थे। हालांकि जब यह बुक रिलीज हुई तब इसे चीन में बैन कर दिया गया। हालांकि आज भी कई देशों में तानाशाही कायम है और आज भी लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं। आप लोगों का क्या विचार है माओ जेडोंग को लेके, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि माओ जेडोंग और माओवादियों का भी काफी कुछ लिंक लगता है। और दूसरी चीज, देश में नक्सलवाद और माओवाद जो है वो चीन की ही देन है, और जो चीन करता है भारत के साथ वो भी किसी से छुपा नहीं है। माओ जेडोंग हमेशा से ही गांधी के अपोजिट माने जाते हैं, विपरीत। माओ जेडोंग कहते थे कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी कि बंदूक की नाल से ताकत बहती है। लेकिन असलियत यह है कि बंदूक की नाल से ताकत तो बह सकती है, लेकिन कभी शांति नहीं बह सकती। इसलिए चीनी सरकार अभी तक अशांत है और उसके कदम जो है उनसे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा, चाहे वो कोरोना हो या फिर भारत की लद्दाख की सीमा पर अपना इंक्रोचमेंट करना। माओ जेडोंग ने जिस किस्म की चीन की परिकल्पना की थी वो आज भी चीन में बसता है, और यही वजह है कि चीन गलत ट्रैक पर है। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस वृत्त चित्र को शेयर करें हिंदी भाषी लोगों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। मिलते हैं अगली कड़ी में, जिसमें हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।